Assalamu alaikum students. I hope you are well and fine. My name is Numan Mahmood and I am lecturer in physics in Government Islamic College Kasur. My qualification is MPhil in Applied Physics from UIT Lahore. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड है। आज हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पढ़ने से पहले हम इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करें तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वेव्स हैं। नंबर वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नंबर टू मैकेनिकल वेव्स। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं जिनको पास ऑन करने के लिए या प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, जबकि मैकेनिकल वेव्स हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें पास ऑन करने के लिए या प्रोपेगेट करने के लिए मटेरियल लाजमी रिक्वायर्ड होता है। अगर हम बात करें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के हिसाब से तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं, जबकि मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल बोथ होती हैं। याद रखिएगा ट्रांसवर्स वेव, अगर मैकेनिकल वेव में बात करें तो ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में से गुजर सकती हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से गुजर सकती हैं। सो अगर हम स्पेसिफिकली साउंड की बात करें तो साउंड वेव मैकेनिकल वेव में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वाले पोर्शन में लाई करती हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपको आइडिया हो ही गया होगा साउंड वेव्स के हवाले से, थोड़ा सा मजीद इसको देखते हैं। लेकिन साउंड वेव्स की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने पहले कहा कि ये लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है, इनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। और हमें अगर हम बात करें तो क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में सेटअप हो सकती हैं और मूव कर सकती हैं। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ साउंड की स्पेसिफिकली इन एयर तो वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है और वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर डिपेंड कर रही होती है, जैसे जस्ट लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर। और अगर डिपेंडेंसी की बात को थोड़ा मजीद एलेबोरेट किया जाए तो डिपेंडेंसी के हवाले से हमारे पास ये दो मेन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। अगर कैटेगराइज किया जाए इनर्शियल प्रॉपर्टीज एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज, और इसका जनरल फार्मूला जो है वो बनेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर रो। ई से मुराद यहाँ इलास्टिक मॉडुलस है और रो से मुराद यहाँ पर डेंसिटी है। देखिए ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, इसके लिए हम इंशाल्लाह फैक्टर इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड एक अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे। आप इसकी डिटेल उसमें देख सकते हैं मजीद। स्टूडेंट्स, बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूटन थ्योरी और फिर उसकी लेप्लास करेक्शन है। अगर हम न्यूटन थ्योरी की बात करें तो न्यूटन थ्योरी ये थी कि साउंड जो है वो कंप्रेशन और रेडिफेशन के जरिए ट्रैवल करती है। उसने ये अज्यूम किया था कि हमारे पास ये प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस है और कंप्रेशन के दरमियान में जनरेट होने वाली हीट रेडिफेशन के दरमियान में रिलीज होने वाली हीट से बैलेंस हो जाती और ओवरऑल टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और हमारे पास ये अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है। आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है। अगर हम इसी थ्योरी को अप्लाई करें जैसे कि न्यूटन ने अप्लाई किया तो उसने यहाँ पर v की वैल्यू अंडर रूट पी ओवर रो निकाल ली। बेसिकली उसने इलास्टिक मॉडुलस ई को रिप्लेस कर दिया है प्रेशर के साथ। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें न्यूटन थ्योरी के रिजल्ट्स की तो न्यूटन ने अपने फॉर्मूले को v इज इक्वल टू अंडर रूट पी ओवर रो इस्तेमाल करते हुए जो रिजल्ट निकाला उसके मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास 280 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, जो कि 16% एरर है। 16% एरर हमारे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन इसको करेक्ट करने के लिए लेप्लास ने एक अपनी करेक्शन पेश की और उसने इस मॉडिफिकेशन के जरिए बिल्कुल ठीक वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बेसिकली लेप्लास का अपना कोई फार्मूला नहीं था, उसने न्यूटन के फार्मूले में ही कुछ थोड़ी सी चेंजेस लेके आए। देखिए अगर हम बात करें न्यूटन थ्योरी, जैसे कि उसके अंदर कहा गया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेप्लास ने ये कहा कि ये बिल्कुल भी आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, ये एक फास्ट प्रोसेस है। हालांकि न्यूटन के मुताबिक ये एक स्लो प्रोसेस था, लेकिन लेप्लास के मुताबिक ये एक फास्ट प्रोसेस था। उसने कहा था ये इतना फास्ट प्रोसेस है कि कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती। ऑल्दो वो कहता है कि प्रेशर के बढ़ने से हीट जनरेट होती होगी और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता होगा, लेकिन वो कहता है कि ये इतना फास्ट प्रोसेस है कि वो हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती। सो हमारे पास ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम या नो हीट एक्सचेंज हो,
तो उसको हम अडायाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। और अगर अडायाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन देखें, जिस तरह आइसोथर्मल की इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है, अडायाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है। जबकि गैमा जो है वो हमारे पास अडायाबैटिक इंडेक्स होता है, गैमा इज इक्वल टू सीपी ओवर सीवी। सीपी जो है वो स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर है, और सीवी जो है वो स्पेसिफिक हीट फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम है। स्टूडेंट्स, लैपलास डेरिवेशन आपके टॉपिक में शामिल है। हम इसको ड्राइव करेंगे कि किस तरह से लैपलास ने इसकी करेक्शन की थी। देखिए, अगर हम बात करें तो मेन इक्वेशन जो हमने अभी तक एज्यूम की है वो पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अब देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ कि प्रेशर में कुछ चेंज आया है, लेट्स सपोज बहुत माइनर सा चेंज है, तो ये क्या हो जाएगा, पी प्लस डेल्टा पी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर प्रेशर को आपने बढ़ाया है तो वॉल्यूम कम होगा, ये क्या हो जाएगा, वी माइनस डेल्टा वी, और साथ क्या आ जाएगा, गैमा आ जाएगा। देखिए, अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन, इस सेकंड टर्म में से कॉमन ले लूं गैमा को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v तो कॉमन चला गया, तो 1 माइनस डेल्टा वी ओवर वी आ जाए, और साथ गैमा आ जाए। अब देखिए, ये v गैमा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, p इज इक्वल टू p प्लस डेल्टा p इंटू 1 माइनस डेल्टा v ओवर v। अब देखिए, हम क्या करने जा रहे हैं, हम बेसिकली इसको, ये वाला जो पार्ट है सेकंड वाला, आपको पता है ये हमारे पास क्या बन चुका है, हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन की रेडी फॉर्म है। देखिए, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे। देखिए, हम बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, p इज इक्वल टू p प्लस डेल्टा p। आपको पता है बायनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है, वन प्लस का साइन होता है, और साथ, लेकिन क्योंकि यहाँ दरमियान में माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, पावर, और साथ दूसरी वाली टर्म आ जाएगी डेल्टा वी ओवर वी। अब देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p माइनस गैमा p डेल्टा v ओवर v प्लस डेल्टा p माइनस डेल्टा p डेल्टा v इंटू गैमा ओवर v। अब देखिए, मैंने ये कहा था कि स्मॉल चेंजेस हैं, तो जब जाहिर सी बात है दो स्मॉल वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो वो निगलेक्ट हो जाएंगी, वो बहुत छोटी वैल्यूज हो जाएंगी, सो हम इस वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं। ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, ये इसके साथ कट जाएगा, और अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास इक्वेशन की सिचुएशन बनेगी, गैमा पी डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू डेल्टा पी। अब अगर हम गौर करें तो गैमा पी यहां से आ गया हमारे पास डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी। अगर हम बात करें तो यहां से प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी ओवर डेल्टा वी ओवर वी। सो ये हमारे पास क्या है, इलास्टिक मॉडुलस ये आ गया। अब यहां से हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है वो ये आई है, गैमा पी इज इक्वल टू ई। सो स्टूडेंट्स, ये इसकी डेरिवेशन है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता लग गया है कि हमारे पास गैमा पी इज इक्वल टू ई आ गया, इस वैल्यू को पुट करने से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू गैमा पी ओवर रो। जैसा कि हमें ये पता है कि गैमा की वैल्यू 1.4 फॉर द एयर होती है। अगर आपको नहीं पता, इसको याद कर लें। प्रेशर एटमॉस्फेरिक अगर हम बात करें तो वो होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू इसमें प्रेशर की पुट करें, और डेंसिटी जो है वो एयर की जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड, और ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट और थ्योरी की जो वैल्यू है उससे मैच करता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने स्पीड ऑफ साउंड 332 आ गई हमारे पास, और यही लेप्लास करेक्शन का फायदा था कि नो एरर इसके अंदर मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।